हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता में सतत एवं समग्र व्यापक मूल्यांकन की। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के क्वेश्चन है, मूल्यांकन की मुख्य विशेषता होती है। पहला, यह शिक्षण में सुधार लाता है, यह छात्रों के वर्गीकरण में सहायक होता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो मूल्यांकन क्या होता है, उपयुक्त सभी में क्या होता है, उपयुक्त की क्या मुख्य विशेषता होती है, क्योंकि ये बच्चों में क्या होता है, शिक्षण में क्या लाता है, सुधार लाता है, छात्रों में वर्गीकरण में सहायक होता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, उपयुक्त दोनों सम्मिलित रूप से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन यहाँ पर कौन सा होगा क्योंकि मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो उपयुक्त दोनों यहाँ पर क्या है, सम्मिलित रूप से क्या है, सही है। अगला है लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लिखित परीक्षा ली जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लेखन क्षमता की जांच करना, लेखन की अशुद्धियों की जांच करना, लिखित अभिव्यक्ति को समझ की जांच करना, और सुंदर लेखन शैली की जांच करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति तो वो समझ की क्या करते हैं, जाँच करता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी। अगला है मूल्यांकन से संबंधित कथन है। मूल्यांकन से संबंधित कथन कौन सा है? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है, शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से घनिष्ठ संबंध है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, ये सारी की सारी विशेषताएं क्या है, उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या है, इससे संबंधित है। क्योंकि मूल्यांकन क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है, शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से घनिष्ठ संबंध बनाती है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष का ध्यान रखा जाता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष का ध्यान रखा जाता है? केवल निरंतरता का, केवल आवधिक पक्ष का, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, केवल निरंतरता का और आवधिक पक्ष का, दोनों का कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मूल्यांकन के दो पहलू शैक्षिक व सहशैक्षिक होते हैं। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा सहशैक्षिक में शामिल होते हैं। इसमें कह रहा है कि मूल्यांकन के दो पहलू होते हैं, शैक्षिक और सहशैक्षिक, जिसमें शैक्षिक पहलू के अंदर पाठ्यक्रम का क्षेत्र शामिल होता है, जबकि सहशैक्षिक में कौन सा शामिल होता है? जीवन कौशल, सहपाठ्यचर्या, अभिवर्ती, मूल्य और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी क्या होते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं। जीवन कौशल भी शामिल होता है, सहपाठ्यचर्या, अभिवर्ती भी शामिल होती है, और मूल्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला है विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक व शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर क्या होगा? तो विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर इसमें क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य हैं। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है उसका क्या कार्य है? अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियाँ आयोजित करने में सहायक, शिक्षार्थियों की शक्तियों कमजोर और आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायक, शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को आंकलन में सहायक, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा उपयुक्त क्या है होगा यहाँ पर सभी, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आंकलन, योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आंकलन, जिन संबंधों विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आंकलन, कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों की प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आंकलन। तो यहाँ पर इसका में सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि योग्यता, व्यक्तित्व और तथा
कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8-10। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक क्या है, मूल्यांकन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? गुणात्मक, निदानात्मक, परिणामात्मक और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं गुणात्मक, निदानात्मक, परिणामात्मक। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपका प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? रचनात्मक और निदानात्मक, स्थानापन्न और स्वमूल्यांकन, रचनात्मक समय और समेकित, निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास होता है? सतत अध्ययन, स्व अध्ययन, व्यक्तित्व अध्ययन, निरंतर और स्व अध्ययन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? निरंतर और स्व अध्ययन। यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 13 का आंसर है आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला है आपके सामने अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया करना क्यों आवश्यक है? मूल्यांकन प्रक्रिया में जो फीडबैक मुहैया कराते हैं क्यों आवश्यक है? सकारात्मक कार्रवाई है तो विद्यार्थी की बेहतरीन के लिए, सीखने के तरीके के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ पर सकारात्मक कार्रवाई है तो उसके लिए भी जरूरी है, विद्यार्थी की बेहतरीन के लिए भी सही है, सीखने के तरीके के लिए भी जरूरी है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से क्या तात्पर्य? सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का क्या करना है? मूल्यांकन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित इसमें नहीं है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन क्या किसको इंगित करता है? तो समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका सी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करता है। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और यह यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे, जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें अधिक अंक देंगे, प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुसार अंक देंगे, होशियार विद्यार्थियों को भी उनके अनुसार कार्य अनुसार अंक देंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। उनका जो कार्य है जो उन्होंने लिखा है उसके अनुसार क्या करेंगे अपन अंक यहाँ पर देंगे। तो सही आंसर होगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 19 है मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखिए, इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है, इसके परिणाम पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी है, इससे छात्रों के उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, ये विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि इससे कमजोरियां और क्षमताएं क्या होती है आपको ज्ञात होती है। तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला है पीटीए का अभिप्राय है। पीटीए का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर अभिभावक शिक्षक योग्यता, अभिभावक शिक्षक मूल्यांकन, अभिभावक शिक्षक संघ, निजी शिक्षक संघ। तो पीटीए जो होता है उसका क्या अभिप्राय यहाँ पर होता है? तो यहाँ पर होता है उसका अभिप्राय अभिभावक शिक्षक और अभिभावक शिक्षक संघ। यहाँ पर इसका सही आंसर होता है। तो सही आंसर होगा आपका सी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है।
बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने के को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड्स और सुधार किया जाए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सीखने को किस प्रकार अवलोकित और रिकॉर्ड और सुधारा जाए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। संचित अभिलेख, दत्तकार्य, अभिभावक शिक्षक बैठक, एनकेडोटल अभिलेख। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अभिभावक शिक्षक बैठक। क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर इसका भाग नहीं होता है। अगला है यहाँ पर शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है। छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसके अनुसार आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन क्या होगा, करना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर आपके सामने। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से आकलन करना, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियाँ आयोजित करना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से आकलन करना, शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का, दोनों ही क्षेत्र का क्या करना है आपको यहाँ पर आकलन करना है। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सतत और संचय मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यालय छोड़ने वाले की दर को कम करना, शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, तनाव और चिंता को कम करना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि छात्रों को विद्यालय आने के लिए क्या करेंगे अपन, आकर्षित करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत रूप से एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सभी का। क्या होता है, उपयुक्त सभी का, इन सभी बातों का क्या अपने होता है, मूल्यांकन होता है, इसलिए अधिक उपयुक्त है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम संभव नहीं है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। ये कोठारी आयोग के शिक्षा निर्देशों में है, ऐसा यूरोपीय देशों में भी हो रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा कि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। तो सही आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 है सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अर्थ है। इसमें शैक्षिक और शैक्षिक क्रिया निहित है, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में निहित हैं, इसमें छात्रों को विशेष की ग्रेड श्रेणी निहित है, इसमें असंज्ञानात्मक क्षेत्र निहित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में क्या है, निहित है। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक, मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करता है, कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है, व्यवहार परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठा करके निर्णय लेता है। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की सभी क्षेत्रों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों के सभी क्षेत्रों की क्या है, प्रगति को व्यवस्थित करता है। तो मूल्यांकन इसका जिसके द्वारा अध्यापक यही काम करता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। ए ऑप्शन है अध्यापक और माता पिता के लिए, बी बालक अध्यापक के लिए, सी बालक अध्यापक और माता पिता के लिए, शिक्षण तंत्र के लिए। तो यहाँ पर 30 का सही आंसर होगा शिक्षण तंत्र के लिए। क्या होगा, शिक्षण तंत्र के लिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है क्योंकि इससे
पहला ऑप्शन, शिक्षक व विद्यार्थियों पर रौब डाला जा सकता है। विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं। विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 31 का सही आंसर क्या होगा? सी, विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मूल्यांकन का निकट संबंध होता है। मूल्यांकन का निकट संबंध होता है। ए ऑप्शन सीखने की क्रियाओं से, विषय वस्तु से, और सी मूल्यांकन प्रविधियों से, और डी है उद्देश्य से। तो यहाँ पर 32 का सही आंसर क्या होगा कि उद्देश्य से। किससे होता है? उद्देश्य से होता है। मूल्यांकन का निकट संबंध कौन है? उद्देश्य से। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है 33 आपका क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका है वार्षिक परीक्षा, बी अर्धवार्षिक परीक्षा, सी आवधिक परीक्षा, और डी है मासिक परीक्षा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा मासिक परीक्षा। जो पढ़ाया आपने उसको मासिक परीक्षा के रूप में लेंगे, हर महीने परीक्षा लेंगे, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है विद्यार्थियों को सिखाने का परीक्षा का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपका 34 और 34 कहता है, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है। ए शिक्षकों से, मूल्यांकन से, मापन से, और विद्यार्थियों से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मूल्यांकन से। किसका? शिक्षण प्रक्रिया का किस सीमा तक सफल है ये पता किससे लगाएंगे? अपन मूल्यांकन से ही लगा पाते हैं, और इसके कोई अलावा नहीं। अगला है परीक्षण की 35 क्वेश्चन, परीक्षण की उस क्षमता को मापने का गुण जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था को कहा जाता है। विश्वसनीयता, आंतरिक संगतता, वैधता, और पूर्ण कथनात्मक शक्ति। तो यहाँ पर 35 का सही आंसर होगा कि यहाँ पर वैधता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैधता होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है 36, स्मृति स्तर के प्रश्न का उदाहरण नहीं है। स्मृति स्तर के प्रश्न का उदाहरण नहीं है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर के राज्य की सीमा कहाँ तक थी? अकबर को महान क्यों कहा जाता है? अकबर का जन्म किस सन में हुआ था? तो स्मृति जो मौखिक प्रश्न होते हैं उस स्मृति को कहाँ तक उदाहरण नहीं है, उसमें से कौन सा उदाहरण यहाँ पर इसमें नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कि अकबर महान क्यों कहा जाता है। अकबर को महान क्यों कहा जाता है, ये स्मृति पर के प्रश्न पर आधारित नहीं है। अगला है निबंधात्मक प्रश्न होते हैं विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ, और व्यक्तिनिष्ठ। तो यहाँ पर निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा व्यक्तिनिष्ठ। क्या होते हैं? व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी आपका सही आंसर। अगला है उपलब्धि परीक्षण माप है। उपलब्धि परीक्षण का माप क्या है भाई? बुद्धि का, मानसिक योग्यता का, ज्ञान का, शारीरिक क्षमता का। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? ज्ञान का। किसका होगा? ज्ञान का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है प्रश्न होते हैं। प्रश्न कैसे होते हैं? स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण, निश्चित उत्तर वाले, उपयुक्त सभी गुण। तो यहाँ पर 39 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी गुण उसके अंदर होते हैं प्रश्न के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 और CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? वर्ष 2010-11 में, वर्ष 2009-10 में, 2009 में, और डी है 2008 में। तो वर्ष 2010-11 में क्या कर दी थी? लागू कर दी थी CBSE जो बोर्ड होता है उसकी बात कर रहे थे। तो 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी, तो 10-11 में कर दी थी। तो ये थे अपने आज के 40 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, क्योंकि पेपर है PTT का पेपर जल्दी आपको संडे को है, तो इस क्लास को सभी तक पहुंचाने का काम करें। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।